प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं सत्यदेव मौर्य जनता विद्यालय इंटर कॉलेज की ऑनलाइन फिजिक्स की क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, जिन छात्रों को व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है वे छात्र इस नंबर पर अपना नंबर व्हाट्सएप कर सकते हैं 9415 24 24 55। इस पर लिख देंगे वो प्लीज add me 12 group वो इतना लिख इस नंबर पर इतना लिखकर व्हाट्सएप कर देंगे तो मैं अपनी कक्षा 12 वाले व्हाट्सएप ग्रुप में उनको ऐड कर दूँगा। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं आज का टॉपिक हमारा क्या है। वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सबसे पहले हमने यहाँ हेडिंग लिखा है वैद्युत विभवांतर। तो वैद्युत विभवांतर को समझने के लिए मैं कुछ आपके सामने एक प्रस्तावना प्रस्तुत कर रहा हूँ। उसके जरिए मैं आपको वैद्युत विभवांतर को पहले समझाऊंगा, तत्पश्चात उसकी मैं आपको परिभाषा बताऊंगा। मान लीजिए हमारे पास दो बर्तन ए और ये बर्तन बी। इसमें मान लीजिए पूरा पानी भरा हुआ है और कि इसमें थोड़ा कम पानी भरा हुआ है। अब हम बर्तन ए को बर्तन बी से एक नली द्वारा कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, बर्तन ए से बर्तन बी की ओर पानी निकलने लगेगा। मतलब बर्तन ए में से पानी निकलकर बर्तन बी में जाने लगेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि बर्तन बी से पानी निकलकर बर्तन ए में आएगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बर्तन ए में पानी का तल ज्यादा है और बर्तन बी में पानी का तल क्या है, कम है। इसका मतलब जो द्रव का प्रवाह है वह अधिक तल वाले बर्तन से कम तल वाले बर्तन में हो रहा है। तो द्रवों का प्रवाह की जो दिशा है वह किस पे डिपेंड करती है या द्रव का प्रवाह किस पर निर्भर करता है? तो आपका उत्तर होगा इन दोनों तलों के अंतर पर, इन दोनों तलों की ऊंचाइयों के अंतर पर निर्भर करता है। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसमें पानी का दाब ज्यादा होगा, इसमें पानी का दाब कम होगा, इसलिए उच्च दाब से निम्न दाब की ओर द्रव का प्रवाह हो रहा है। ठीक है, उसी तरह से मान लीजिए हमारे पास दो वस्तु है, वस्तु ए और वस्तु बी। मान लीजिए इस वस्तु का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है और इसका 30 डिग्री सेल्सियस है। तो आपने पढ़ा है कि एक भौतिक राशि होती ऊष्मा, ऊष्मा किधर से किधर जाएगी? ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बहती है। ऊष्मा निम्न ताप से उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बहती है। इसका मतलब आपने देखा कि यहाँ पर जो ऊष्मा का प्रवाह है, ऊष्मा जो निकल के इधर से उधर जा रही है वो किस पर निर्भर कर रही है? तापांतर पर निर्भर कर रही है। माने वस्तु ए से निकलकर वस्तु बी में जा रही, कौन? ऊष्मा जा रही। बात समझ में आई? अधिक ताप वाले वस्तु से ऊष्मा निकलकर निम्न ताप वाली वस्तु में जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि जो ऊष्मा का प्रवाह होता है वह तापांतर पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? तापांतर पर। उसी तरह से द्रव का जो प्रवाह था वो किस पर निर्भर कर रहा था? यह समझ लीजिए दाबांतर पर निर्भर कर रहा है। किस पर निर्भर कर रहा है? दाबांतर पर या द्रव स्तंभ की ऊंचाइयों के अंतर पर। अब यह स्वाभाविक सा प्रश्न उठता है कि मान लीजिए यह एक चालक ए है, यह एक चालक बी है। इसको मैंने किसी कंडक्टिंग चालक तार द्वारा जोड़ दिया। ए को बी से चालक तार द्वारा क्या किया? जोड़ दिया। तो अब आपके दिमाग में यह एक प्रश्न आ सकता है कि अब जो है वैद्युत आवेश किधर से निकलकर किधर जाएगा? इसमें आपने देखा द्रव किधर से किधर निकल गया, अधिक दाब वाले बर्तन में से कम दाब वाले बर्तन में, या अधिक ऊंचाई वाले बर्तन में से कम बर्तन वाली ऊंचाई में गया। यहाँ आपने देखा उच्च ताप वाले इस वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु में ऊष्मा निकल के चली गई। उसी तरह से
अब ये भी प्रश्न उठ सकता है कि ये जो चालक तार हमने जोड़ा है, चालक ए से चालक बी को तार द्वारा जो जोड़ा है, उसमें से आवेश किधर से निकलकर किधर जाएगा। तो इसके लिए हमको बच्चों सबसे पहले एक नया टर्म जानना पड़ेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत विभवांतर। अर्थात आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करने वाली भौतिक राशि का नाम ही क्या है, वैद्युत विभव। आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करने वाली भौतिक राशि का नाम क्या है, वैद्युत विभव। अब मान लिया ए का विभव 50 वोल्ट, बी का विभव 20 वोल्ट, तो जो वैद्युत आवेश है वह उच्च विभव वाले वस्तु से निकल करके निम्न विभव वाले वस्तु में आएगा। मतलब जो आवेश निकल के आएगा किधर से किधर आएगा, ए से बी की ओर आएगा। ठीक है, किधर आएगा, ए से बी की ओर। इसका मतलब जो वैद्युत विभव है वो आवेश की दिशा को निर्धारित, आवेश प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। ठीक है, इस तरह से मैंने तुलनात्मक अध्ययन करके आपको वैद्युत विभव का कंसेप्ट बताया। आप इतना थोड़ा इसको याद रखेंगे। मैं यहाँ पर एक बात लिख दे रहा हूँ कि वैद्युत, या ऐसे ही बोल दे रहा हूँ कि वैद्युत विभव ऐसी भौतिक राशि है जिसके कारण आवेश प्रवाह की दिशा को निर्धारित किया जाता है। चलिए आइए अब देखते हैं वैद्युत विभवांतर की परिभाषा। मान लिया कि किसी स्थान में हमारा एक आवेश प्लस क्यू स्थित है, तो यह अपने चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र बनाएगा। अपने चारों ओर एक क्या करेगा, वैद्युत क्षेत्र बनाएगा। और हमने मान लिया बिंदु बी कहीं पर है जो इसके वैद्युत क्षेत्र में आता है। किसके वैद्युत क्षेत्र में आता है, प्लस क्यू के वैद्युत क्षेत्र में आता है। तो इस परीक्षण आवेश प्लस क्यू 0 या प्लस क्यू 0 को हम अगर बिंदु बी से उठाकर बिंदु ए तक ले आए, किसको, प्लस क्यू 0, तो सबसे पहली बात तो इस प्लस क्यू 0 पर इस प्लस क्यू के कारण जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगा, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो ये वाला इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा, तो इस पर बल लगेगा इधर। इसका मतलब इस आवेश के कारण जो इस पर बल लग रहा है क्यू 0 पर, उसकी दिशा किधर है, मेरे बाएं से दाएं की तरफ। अब हम क्या कर रहे हैं, इस क्यू 0 को उठाकर उस बल के विपरीत दिशा में ला रहे हैं। इसका मतलब बल के विरुद्ध हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। बल के विरुद्ध हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। वास्तव में यही जो कार्य होता है यही वैद्युत विभवांतर होता है। किन दोनों बिंदुओं के बीच का, बिंदु बी और बिंदु ए के बीच का क्या होता है, विभवांतर होता है। ठीक है, तो अब इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा कि वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में वैद्युत बल के विरुद्ध वैद्युत बल के विरुद्ध प्रति एकांक
आवेश पर किए गए कार्य को उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। ठीक है। अब जो है कि कैसे दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को लिखा जाएगा। मान लिया कि हमने Q नॉट को बिंदु B से उठाकर कहां तक ले आया, बिंदु A तक ले आया, तो लिखेंगे बिंदु A व B के बीच का विभवांतर VA माइनस VB इज इक्वल टू W अपान Q नॉट। जो वर्क होगा B से A तक लाने में Q नॉट को, उस वर्क में Q नॉट से क्या कर दिया जाएगा, भाग दे दिया जाएगा। इस तरह से आपने वैद्युत विभवांतर की परिभाषा और एक सूत्र को देखा। क्योंकि वैद्युत विभवांतर एक अदिश राशि होती है, इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है वोल्ट होता है, या हम लोग इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये कार्य है इसका मात्रक हो जाएगा जूल, और ये आवेश है तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम, जूल प्रति कूलाम, या फिर इसका मात्रक हो सकता है वोल्ट, या एक अदिश राशि। ठीक है, तो ये रही वैद्युत विभवांतर की परिभाषा। अब हम लोग जानेंगे वैद्युत विभव की परिभाषा। अगर हम किसी परीक्षण आवेश को अनंत से उठा करके किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक ले आए, तो वैद्युत बल के विरुद्ध हमें जो प्रति एकांक आवेश पे कार्य करना होगा, वही कार्य क्या होगा, हमारा वैद्युत विभव होगा। ठीक है, तो इसको मैं डिफाइन फिर से कर दे रहा हूं कि अनंत से किसी परीक्षण आवेश को, धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक ले आने में वैद्युत क्षेत्र के या वैद्युत बल के विरुद्ध जो हमें वह कार्य करना पड़ता है, या जो कार्य करना पड़ता है, उसे ही हम लोग क्या करते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। तो चलिए मैं इसको परिभाषा लिख देता हूं कि अनंत से किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक ले आने में वैद्युत बल के विरुद्ध प्रति एकांक आवेश पर किए गए कार्य को उस बिंदु
पर वैद्युत विभव कहते हैं, उस बिंदु पर या उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। इसे हम लोग कैपिटल V से प्रदर्शित करेंगे वैद्युत विभव को। तो थोड़ा ये ध्यान से देखिएगा, परिभाषा में लिखा गया कि अनंत से किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक ले आने में विद्युत बल के विरुद्ध प्रति एकांक आवेश पर किए गए कार्य को उस बिंदु पर या उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं, उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं या फिर उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। तो हम इसको अगर विद्युत विभवांतर की परिभाषा से जरा मिलाएं, तो जैसे मान लीजिए हमारा ये कोई प्लस क्यू चार्ज है, इसका अपना खुद का कोई विद्युत क्षेत्र है, और यहाँ पर मान लेते हैं अनंत। ये क्या है आपका अनंत। अनंत से क्यू नॉट को ले आ रहे हैं पॉइंट ए तक। कहाँ ला रहे हैं? पॉइंट ए तक। तो इस क्यू नॉट को पॉइंट ए तक लाने में, चूंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो इस पे फोर्स उधर ही लगेगा। अब आप आवेश को इधर लाएंगे तो बल के विरुद्ध में कार्य करना पड़ेगा। तो यहां से जब आप तक यहाँ ले आएंगे तो जो इस एकांक आवेश में जो कार्य होगा वही क्या कहलाएगा? विद्युत विभव कहलाएगा। तो आप कहां से ला रहे हैं? अनंत से ला रहे हैं। कहां तक ला रहे हैं? ए तक ला रहे हैं। तो उसको कैसे लिखेंगे कि जैसे भी कहां से ला रहे हैं? अनंत से ला रहे हैं। तो चलिए भी ए माइनस भी इंफिनिटिव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहां से यहां तक जो कार्य हो जाएगा वो डब्ल्यू ए बी हो जाएगा। डब्ल्यू मान लेते हैं, इसको डब्ल्यू मान लेते हैं। और किस आवेश को ला रहे हैं? क्यू नॉट को ला रहे हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि अनंत पर विद्युत विभव को शून्य माना गया है। या ऐसे समझ लीजिए कि जो विद्युत विभव के लिए निर्देश बिंदु होता है, जहां से सब कुछ नाप तोल चलती है, वह अनंत ही होता है। अनंत के बाईं साइड सब लोग पोटेंशियल पूरा का पूरा माइनस होता है, विभव क्या होता है? माइनस होता है। इसलिए यह बात थोड़ा नोटिस करिएगा कि अनंत पर विद्युत विभव शून्य माना जाता है। तो ये इसका मान तो शून्य हो गया। तो वी ए माइनस शून्य या 0/Q0 इस तरह से आया। वी ए इज इक्वल टू W/Q0। ये हो गया बिंदु ए का विभव या बिंदु ए के ऊपर विभव। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु ए पर यह हमारा क्या है? विद्युत विभव है। जो कैसे निकला है? अनंत से किसी आवेश को ढो करके लाया गया बिंदु ए तक, तो जो कार्य करना पड़ा वही कार्य हमारा क्या हो गया? विद्युत विभव हो गया। ठीक है। और चूंकि यह भी विभवांतर की परिभाषा से बना, जैसे वी ए माइनस वी इंफिनिटी, वहां वी ए माइनस वी लिखा गया था, तो कहां से लाए थे? बी से लाए थे ए तक। बी से लाए थे ए तक लाए थे, तो वहां लिखा गया था वी ए माइनस वी बी। तो यहां पर अनंत से लाया गया है, कहां तक लाया गया? ए तक। तो वी ए माइनस वी इंफिनिटी हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। इसको मैंने हल करके दिखाया, तो वी ए बराबर W/Q0 आया। क्योंकि ये भी अदिश राशि, इसका भी मात्रक क्या होता है? वोल्ट ही होता है। ठीक है। चलिए आइए देखिए विद्युत विभव का भौतिक महत्व। मान लीजिए कि दो बर्तन हैं और दोनों में पानी भरा हुआ है। एक में पानी का तल ज्यादा है, एक में पानी का तल कम है। और हम इन दोनों बर्तनों को किसी एक नली द्वारा जोड़ दें अगर, तो द्रवों का प्रवाह अधिक ऊंचाई वाले द्रव में से कम ऊंचाई वाले द्रव स्तंभ वाले बर्तन में तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों में द्रव का तल समान न हो जाए। ठीक है। अर्थात इस तरह से आपने देखा कि जो द्रव के प्रवाह की जो दिशा है और जो दर है, द्रवों के प्रवाह की दर और दिशा, वह पानी की मात्रा पर निर्भर नहीं कर रही है। दोनों बर्तनों में जो पानी की मात्रा भरी उस पर निर्भर नहीं कर रही है, बल्कि किस पे निर्भर कर रही है? वह द्रव स्तंभ की ऊंचाई, द्रव के तल की ऊंचाई पर निर्भर कर रही है। कौन? द्रव के प्रवाह की दिशा और दर। उसी तरह से जब हम लोग भिन्न भिन्न ताप वाली दो वस्तुओं को आपस में कांटेक्ट में लाते हैं, संपर्क में लाते हैं, तो जो ऊष्मा होती है वह
उच्च ताप से निम्न ताप की ओर तब तक बहती रहती है जब तक कि दोनों वस्तुओं के ताप आपस में समान न हो जाए। अर्थात जो यहाँ पर ऊष्मा प्रवाह की जो दर और दिशा है, यह भी केवल दोनों वस्तुओं के तापांतर पर निर्भर करती है, या किस पर निर्भर करती है? ताप पर निर्भर करती है। ठीक उसी प्रकार से जब दो हम चालक को किसी अन्य एक चालक तार द्वारा जोड़ देते हैं, मान लीजिए एक वस्तु A है, वस्तु B है, इस पे कुछ आवेश है, इस पे भी कुछ आवेश है, और इसको हम एक चालक तार द्वारा जोड़ देते हैं, तो इसमें भी जो आवेश प्रवाह की दर और दिशा है, जो आवेश प्रवाह की दर और दिशा है, यह केवल और केवल वैद्युत विभवांतर या वैद्युत विभव पर निर्भर करती है। माने वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर वह केवल वैद्युत विभव पर निर्भर करती है। इस तरह से अगर हम इसको एक लाइन में देखें तो यह निष्कर्ष निकलेगा, स्थिर वैद्युतिकी में वैद्युत विभव वही भूमिका निभाता है जो द्रवों के प्रवाह में द्रव स्तंभ की ऊंचाइयां और ऊष्मा के प्रवाह में तापांतर निभाता है। फिर से बात को दोहरा देता हूं कि स्थिर वैद्युतिकी में वैद्युत विभव वही भूमिका निभाता है जो यांत्रिकी में द्रवों के प्रवाह के लिए द्रव स्तंभ की ऊंचाइयां निभाती हैं और ऊष्मा प्रवाह के लिए दोनों वस्तुओं के बीच का तापांतर निभाता है। ठीक है, इस तरह से ये रहा वैद्युत विभव का भौतिक महत्व। अब एक बात यह भी जान लेते हैं कि पृथ्वी का विभव क्या होता है। पृथ्वी का विभव, अभी हमने बच्चों जाना कि अनंत पर वैद्युत विभव शून्य होता है, परंतु अपनी सुविधा के लिए हम लोग अब पृथ्वी का विभव भी शून्य मानेंगे, जिससे हमें प्रश्नों को हल करने में या अपनी समस्याओं को हल करने में आसानी होती है। अर्थात पृथ्वी का भी विभव हम लोग क्या करेंगे? शून्य मानेंगे, यानी पोटेंशियल ऑफ अर्थ हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। इसका अर्थ ये निकलता है कि पृथ्वी को यदि एक चालक मान लिया जाए, चालक गोला, तो उसके अंदर चाहे जितना भी आवेश डाल दिया जाए या फिर उससे कोई चार्ज निकाल लिया जाए, तो उसके विभव में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। उसका मान फिर भी कितना रहेगा? शून्य ही रहेगा। ठीक है, मतलब अगर हम पृथ्वी के धारिता की बात करें, C=Q/V से अगर हम पृथ्वी के धारिता की बात करें तो उसकी जो आवेश को धारण करने की क्षमता है वह क्या होगी? अनंत होगी। इसके पृथ्वी के आवेश को धारण करने की क्षमता क्या होगी? अनंत होगी, क्योंकि V का मान जैसे ही 0 रखेंगे C का मान क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा। इसका मतलब कि पृथ्वी के अंदर चाहे जितनी भी मात्रा में आवेश को संचित किया जा सकता है। ठीक, इस तरह से आपने देखा कि पृथ्वी का विभव कितना माना गया? शून्य माना गया। ठीक है, और एक चीज थोड़ा यहाँ देख लीजिए। जैसे मान लीजिए यह एक वस्तु A है, यह वस्तु B है, मैंने इसको जोड़ दिया, एक चालक तार द्वारा जोड़ दिया। मान लिया ये 10 वोल्ट पे है, ये 2 वोल्ट पे है। ठीक है, तो एक नियम होता है कि मान लीजिए इसमें धनावेश है और इसमें भी धनावेश है, तो धनावेश के प्रवाह की जो दिशा होती है वो सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की होती है, परंतु जो ऋणावेश की जो दिशा होती है प्रवाहित होने की, ऋणावेश की प्रवाहित होने की जो दिशा होती है वह सदैव निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। याद रखिएगा, ऋणावेश के प्रवाहित होने की दिशा वह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है।